हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का एकमात्र चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते ही नहीं हैं, मेनली थियोरेटिकल है, डेफिनेशंस हैं। इसमें डेफिनेशंस में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई मेन, जेई एडवांस्ड में, और एक बार तो ऐसा हुआ कि जेई एडवांस्ड ने इस छोटे से चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे एक ही साल में, और उस साल उन्होंने कई चैप्टर को उड़ा दिया इन द सेंस दे डिड नॉट आस्क इवन ए सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दोज चैप्टर्स। तो कभी कभी जेई एडवांस्ड ऐसा करता है, वैसे जेई मेन का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा बैलेंस्ड रहता है कि वो सभी चैप्टर्स को एक पर्टिकुलर वेटेज देते हैं। एडवांस्ड कभी कभी इस तरह ही गड़बड़ करता है कि 1-2 चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इवन बड़े चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और कभी कभी किसी छोटे चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं। तो ऐसा एक बार हुआ था सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में जेई मेन में ऑन एन एवरेज हर साल तो नहीं, मतलब ये है अल्टरनेट ईयर दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। एडवांस्ड में भी नॉट एवरी ईयर बट अल्टरनेट ईयर यू कैन से दैट दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। थियोरेटिकल है, डेफिनेशन बेस्ड है, और चैप्टर के मेनली 3 पार्ट है। सरफेस फिनोमिना है कंप्लीटली। तो चैप्टर के मेनली 3 पार्ट होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक है एड्सॉर्प्शन, दूसरा कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स, और तीसरा कैटालिसिस। तो सरफेस केमिस्ट्री हेडिंग लिखो, सरफेस केमिस्ट्री। और चैप्टर के मेनली 3 पार्ट हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। एड्सॉर्प्शन, कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशन, एंड कैटालिसिस। ये दोनों जेई एडवांस्ड में हैं और ये तीनों जेई मेन में हैं। तो जेई मेन में तीनों पार्ट पूछे जाते हैं और जेई एडवांस्ड मेंशंस एड्सॉर्प्शन एंड कॉलॉइडल सॉल्यूशन, नॉट कैटालिसिस। बट हम तो तीनों ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि जेई एडवांस्ड का रास्ता भी जेई मेन के थ्रू ही खुलता है, आप तो जानते हो। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इट कवर इट कंप्लीटली, एड्सॉर्प्शन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड कैटालिसिस। तो चलिए बात करते हैं बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट एड्सॉर्प्शन। अच्छा, इस चैप्टर की एक खास बात है, NCERT हैज़ वंडरफुली रिटन इट। हम कई बार ये बात कहते हैं, मेरे मुंह से NCERT शब्द कई बार बहुत फ्रीक्वेंटली कम आउट होता है, इसलिए बोलता हूं मैं कि कुछ चैप्टर्स तो NCERT ने बहुत ही ब्यूटीफुली लिखे हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज वन ऑफ दैम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ पोर्शन बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, सॉलिड स्टेट का कुछ पोर्शन अच्छा लिखा है उन्होंने, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ब्लॉक केमिस्ट्री में P ब्लॉक, D ब्लॉक, मतलब D ब्लॉक तो हम पढ़ाते ही एक तरीके से NCERT से हैं। सरफेस केमिस्ट्री वी टीच कंप्लीटली फ्रॉम NCERT। हालांकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमारा ज़्यादा होता है, NCERT तो लिख के छोड़ देता है, हमें उसको एक्सप्लेन तो करना ही होता है। बट रेफरेंस बुक फॉर सरफेस केमिस्ट्री, फॉर D ब्लॉक, फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री इज NCERT। तो गाइज, सरफेस केमिस्ट्री आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये पढ़ें, साथ में NCERT लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक एड्सॉर्प्शन। ये मैं हटा रहा हूं, पूरी स्क्रीन लेंगे, यूज करेंगे, नोट करो इसको। तो लिखो एड्सॉर्प्शन। अच्छा, एड्सॉर्प्शन 2 शब्द होते हैं, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि accumulation of the molecules of the substance over the surface relative to the bulk, greater concentration at the surface relative to the bulk is called adsorption. तो लिखो phenomena of accumulation or higher concentration of molecular species at the surface
देन इन बल्क इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब कि सरफेस पे मॉलिक्यूल अटैच हो जाएं, एक्युमुलेट हो जाएं और बल्क में ना जाएं, या बल्क से ज़्यादा कंसंट्रेशन उस मॉलिक्यूलर स्पीशीज की जो अटैच हो रहा है शुड बी ऑन सरफेस। सो दिस सरफेस फिनोमिना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, अ सरफेस फिनोमिना। इसीलिए तो कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा, जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज एड्सॉर्ब हुई, अटैच हुई, एक्युमुलेट हुई, दे आर कॉल्ड एड्सॉर्बेट। मॉलिक्यूलर स्पीशीज accumulated on surface। जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज सरफेस पर अटैच हो रही हैं, फॉर एग्जांपल कोई गैस, कोई और सब्सटेंस, तो वो कहलाएगा एड्सॉर्बेट। एक होता है एड्सॉर्बेंट। व्हाट इज एड्सॉर्बेंट? सरफेस प्रोवाइडर। सो दिस इज सरफेस प्रोवाइडर। जैसे फॉर एग्जांपल एड्सॉर्बेंट के कॉमन केसेस जो होते हैं, जैसे क्ले, जैसे पाउडर्ड और पोरस चारकोल, जैसे सिलिका जेल, जैसे एल्यूमिना जेल, जैसे पाउडर्ड प्लैटिनम, रोडियम एक्सेट्रा। कैटालिसिस में काम आता है, ये सरफेस प्रोवाइडर्स हैं। तो ये सरफेस प्रोवाइडर्स हैं, एड्सॉर्बेंट कहलाते हैं। सो दीज आर द कॉमन एड्सॉर्बेंट्स। सरफेस प्रोवाइडर। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा भी था, एल्यूमिना जेल वेरी कॉमनली यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। जेईई में क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर, जेईई मेन ने। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप मेटलर्जी में पढ़ भी चुके हैं, यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। याद आ गया होगा आपको। अगर आपको मेटलर्जी अगर याद है तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे क्या, मान लो ये एक गैस ले लिया आपने, मान लो O2 गैस, प्रेशर P1 है। आपने इसमें एडेड एक्टिवेटेड चारकोल, शेक। आपने इस O2 गैस थी कंटेनर के अंदर और प्रेशर P1 था, आपने थोड़ा सा इसमें एक्टिवेटेड चारकोल मिला दिया और शेक कर दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स विल अटैच ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल मतलब कार्बन। तो पता चला वो जो गैस है उसका प्रेशर घट गया, P2 हो गया। ऑफकोर्स P2 इज लेस देन P1। ऑफकोर्स P2 इज लेस देन P1। क्यों? अरे गैस का प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगर मॉलिक्यूल गैस के दौड़ भाग कर रहे होंगे, दीवारों से टक्कर मार रहे होंगे, तो मोमेंटम एक्सचेंज करेंगे, तभी तो प्रेशर आएगा। बट आपने जब एक्टिवेटेड चारकोल मिला दिया तो कुछ O2 के मॉलिक्यूल्स उस एक्टिवेटेड चारकोल पर एड्सॉर्ब हो गए, हिलना डुलना बंद हो गया उनका, ना हिल डुल पा रहे, अब ना टक्कर मार पा रहे दीवारों से। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैव बीन रिड्यूस्ड per unit time, per unit volume, so the pressure is decreased. So pressure is decreased, so P2 is less than P1. So this is an example of adsorption। और एक example, जैसे मान लो ये एक solution है, इसमें solution of methylene blue। कट तो नहीं गया, मैं जरा चेक कर लूँ नीचे से। मिथाइलिन ब्लू मिला रहे हैं, नहीं है, काफ़ी है। ये कोई सॉल्यूशन है मिथाइलिन ब्लू का, ब्लू सॉल्यूशन है। आपने इसमें ऐड एनिमल चारकोल मिलाया और शेक एंड फिल्टर, और जो प्रेसिपिटेट हुआ
वो हटा दिया, तो शेक एंड फिल्टर, फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचा, मतलब ये जो सॉल्यूशन है कलरलेस और इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीजेस। सुन लो, देखो क्या बात कर रहे हैं। ये एक मिथाइलिन ब्लू डाई थी। अब ये कलर मत पूछना सर, इसका कलर क्या होगा मिथाइलिन ब्लू का? ब्लू, ऑब्वियसली। तो ब्लू कलर की ये डाई है, डाई मतलब कलरिंग सब्सटेंस, सॉल्यूशन ब्लू था। एनिमल चारकोल मिलाओ, शेक कर दो, फिल्टर कर दो, पता चला मिथाइलिन ब्लू के मॉलिक्यूल्स कहां एड्सॉर्ब हो गए? ऑन एक्टिवेटेड चारकोल और एनिमल चारकोल, तो एनिमल चारकोल पर एड्सॉर्ब हो गए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है ये भी बताएंगे। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। हर बात को जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं यहां पर, केयरफुली नोट करें। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, नोट इट डाउन, नोट करें सभी बच्चे। अब बात करेंगे व्हाट इज द रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन। सरफेस फिनोमिना क्यों यहां प्रैक्टिस में आ रहा है, नोट करो पूरी बात पहले। रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन, देखो एड्सॉर्प्शन का रीजन है हायर सरफेस या हायर अनबैलेंस्ड फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द सरफेस देन इन बल्क। रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन is the fact that a surface has higher unbalanced residual forces than the bulk. In fact, in bulk of adsorbent in bulk of adsorbent no residual forces, as each molecule has identical or similar environment. गाइज ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये कोई सॉलिड है, मैंने मान लो ये मेटल का कोई टुकड़ा ले लिया, या कोई और मान लो कोई फिनोमिना ले लिया मैंने, मान लो ये कोई चारकोल ब्लॉक है, ये एड्सॉर्बेंट है, सरफेस प्रोवाइडर। अब अंदर बल्क के अंदर अब मान लो ये कोई है इस टाइप से, इस बल्क के अंदर कोई मॉलिक्यूल है मान लो, उस मॉलिक्यूल पर जो फोर्सेस लगेंगे उसका एनवायरनमेंट तो सिमिलर है ना, तो इन हर डायरेक्शन सिमिलर फोर्सेस विल बी देयर, सो नो रेजिडुअल फोर्सेस ऑन दिस मॉलिक्यूल, नो रेजिडुअल फोर्स ऑन मॉलिक्यूल एटम इन बल्क। बट अगर सरफेस पे है, यहां रखा है सरफेस पर, तो ये सरफेस वाले में सिमिलर टाइप के बाकी के चारकोल के जो कार्बन के एटम्स हैं, दे विल बी पुटिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओनली इन दिस सरफेस। ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो हवा है, तो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट देयर। तो एक तरीके से ये जो सरफेस का जो एटम या मॉलिक्यूल है, इसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा है, इट इज अनबैलेंस्ड, its forces are not balanced, तो it has got residual attractive forces, और residual attractive forces है तो ये चाहता है कि भैया छटपटा रहा है ये, हमें भी संतुष्ट कर दो, हमें भी सेटिस्फाई कर दो, हमारी सरफेस एनर्जी घटा दो। सरफेस एनर्जी जितनी घटेगी सिस्टम उतनी ज्यादा स्टेबल होगा। तो सरफेस एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द रेजिडुअल फोर्सेस इज हाई एंड इट अट्रैक्ट्स आजू बाजू हवा से बोलता है आना, O2 भैया सुनो ना, N2 भैया सुनो ना,
ये गुड्डू भैया और कालीन भैया नहीं है ना, मुन्ना भैया नहीं है, ये O2 भैया हैं, N2 भैया हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो क्या है, दिस सरफेस, हंसना बिल्कुल नहीं होता है, पढ़ाई करनी होती है। दिस सरफेस एटम मॉलिक्यूल ऑफ कौन, एड्सॉर्बेंट हैज हाई सरफेस एनर्जी ड्यू टू रेजिडुअल attractive forces. So due to the residual attractive forces, high surface energy is there. So these molecules, atoms, attract the adsorbate and results into accumulation of adsorbate. ये है रीजन. सो व्हाट इज द रीजन, सिंपल भाषा में व्हाट इज द रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन में ये है कि बल्क के अंदर का जो एटम या मॉलिक्यूल है ऑफ द एड्सॉर्बेंट, इट हैज द आइडेंटिकल सराउंडिंग्स बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड नो नेट फोर्सेस आर देयर, नो रेजिडुअल फोर्स. बट ऑन द सरफेस रेजिडुअल फोर्सेस आर प्रेजेंट. क्यों? बिकॉज बल्क मैटर एक ही तरफ है, नीचे की तरफ, ऊपर तो है ही नहीं, कुछ हवा है. तो सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर not present above, and because of that residual forces are there, unbalanced forces are there, and because of that surface energy is high, and because of that surface energy high, these are unstable and they try to gain stability by attracting the nearby adsorbate molecules. हवा में है तो हवा के molecules को भी accumulate करेंगे. So that is the phenomena, that is the reason for adsorption. This is also important, ये statement भी important है. High surface energy. I hope you have understood the point. नोट करें सब. चलिए कुछ और शब्दों को यहां पर डिफाइन करते हैं. एक होता है एब्जॉर्प्शन. हालांकि हमें तो एब्जॉर्प्शन पढ़ना है. एब्जॉर्प्शन मतलब यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इनसाइड द बल्क. जैसे एग्जांपल देखें, अगर आप वाटर वेपर्स हैं, आप पास करा दो कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा. वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब्ड बाय CaCl2. तो ये फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन. इक्वल कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक तरीके से जो कॉन्सेंट्रेशन है बल्क के अंदर घुस गया, मॉइस्चर जो है वो बल्क के अंदर चल गया, ये एब्जॉर्प्शन हुआ. और यही अगर मान लो H2O वेपर्स जो है, अगर सिलिका जेल ले लिया आपने, सिलिका जेल में ये अगर कराओगे तो दीज विल बी वाटर. दिस इज एड्सॉर्प्शन. तो वाटर वेपर्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ सिलिका जेल. So this is an example of adsorption. इससे पहले वाली स्क्रीन पे जो मैंने लिखा था ना कि कॉमन एड्सॉर्बेंट्स कौन कौन से हैं, याद रखना. एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेशन का मतलब क्या है बताएंगे. पाउडर्ड फॉर्म और पोरस फॉर्म विच हैज अ लार्ज सरफेस एरिया इज कॉल्ड एक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड चारकोल. तो एक्टिवेटेड चारकोल, क्ले, पाउडर्ड प्लैटिनम, निकल, रोडियम, ये कैटलिस्ट के रूप में भी काम करते हैं. सरफेस कैटलिस्ट है ये. हेट्रोजीनियस कैटलिसिस पढ़ेंगे उस सबको भी. एंड देन कम्स लाइक सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल. दीज आर द कॉमन एड्सॉर्बेंट्स. तो ये एब्जॉर्प्शन है, ये एड्सॉर्प्शन है. एक होता है टर्म सॉर्प्शन. व्हेन
both absorption and adsorption takes place. जब एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों ही साथ में हों तो बोलते हैं सॉर्प्शन. एक होता है डिसॉर्प्शन. रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. Reverse of adsorption, detachment of adsorbate from surface. तो एक तरीके से एड्सॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन. सॉर्प्शन जब कहते हैं जब एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों ही साथ साथ हो रहे हों. तो इस तरीके से आप टर्म डिफाइन करते हो एड्सॉर्प्शन. अब बात आती है टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन की. ये बात नोट करो, फिर लिखो हेडिंग टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन. टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन ये एक इंपॉर्टेंट है. कंपैरिजन ही कर लेते हैं यहां. एक होता है फिजिसॉर्प्शन मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन. एक होता है केमिसॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन. इसे केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं. एंड दिस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को शॉर्ट करके लिख दिया फिजिसॉर्प्शन. ऑब्वियसली यहां पर जैसे पॉइंट वाइज कहें फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसमें अटैचमेंट ऑफ द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट इज थ्रू द वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. तो अटैचमेंट थ्रू वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. अगर मान लो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस से अटैच हुआ तो दिस इज कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन, फिजिकल फोर्सेस. केमिसॉर्प्शन, अटैचमेंट थ्रू केमिकल बॉन्ड्स. फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन adsorbent and adsorbate. तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट तब होगा केमिसॉर्प्शन. ऑब्वियसली यहां पर इट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो वीक फोर्सेस हैं तो बड़ी आसानी से डिटैच हो जाता है. इट इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एक्स मॉलिक्यूल है, मान लो ये सरफेस है, सरफेस पे अटैच हुआ और उसके बाद जब डिटैच हुआ सरफेस से तो एक्स ही डिटैच हुआ तो ये रिवर्सिबल हुआ. इर्रिवर्सिबल, ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि केमिसॉर्प्शन इज इर्रिवर्सिबल. मान लो एक्स मॉलिक्यूल अटैच हुआ, अटैच हो गया सरफेस पर और यहां सरफेस से जब वो डिटैच हुआ किसी कारण से तो वो y प्लस जेड कोई और डिटैचमेंट हो गया. तो ये y प्लस एल मतलब सेम मॉलिक्यूल जो अटैच हुआ था वो डिटैच नहीं हुआ, कुछ और डिटैच हो गया. सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, सो दैट इज केमिसॉर्प्शन. सो इट इज इर्रिवर्सिबल. मोनोलेयर मल्टीलेयर फॉर्मेशन अकर्स. मल्टीलेयर फॉर्मेशन और ये क्या है मोनोलेयर फॉर्मेशन. अच्छा ये तो समझ में आती है बात. मान लो कोई सॉलिड सरफेस है, उस पर गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो बिल्कुल क्लीन सरफेस है तो पहली लेयर आकर के मॉलिक्यूल्स की चिपक गई थ्रू वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. उसके बाद सरफेस साइड्स सारी घेर ली. सरफेस साइड्स SITES, सरफेस साइड्स मतलब सरफेस पर जहां अटैचमेंट हो गया. उसके बाद सेकंड लेयर गैस की आई तो वो थोड़ा वीक फोर्सेस से अटैच होगी. वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस तो वीक हो जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाती है मान लो.
तो फिर वो वीक फोर्सेस हो गए, तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन अकर्स। बट यहाँ तो मोनोलेयर फॉर्मेशन होना है, केमिकल बॉन्ड बनना है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होनी है, तो एक ही लेयर बन पाएगी। एक लेयर के बाद सेकंड लेयर बनेगी, तो वो बॉन्ड वो वीक, मतलब एक तरीके से फिजिक्स ऑप्शन हो सकता है। केमिज ऑप्शन तो सिंगल लेयर होगा, मोनोलेयर फॉर्मेशन अकर्स। हाउएवर आफ्टर मोनोलेयर chemizoption, however after monolayer chemizoption, physis option may occur। ये बात जरा समझ लो, यहाँ तो बॉन्ड बनने, ये मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है, मान लो ये सरफेस प्रोवाइडर है, ये एड्सॉर्बेंट है, हवा का मॉलिक्यूल आया, इसने मान लो केमिकल बॉन्ड बना लिया केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, बन गई सारी सरफेस साइड्स कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब मेटल, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, नाउ दे आर ऑक्यूपाइड। इसके बाद जब सेकंड लेयर आएगी, थोड़ा पीछे होगी, वो बॉन्ड थोड़ी बना पाएगी। बॉन्ड तो जब ही बनेगा ना, केमिकल बॉन्ड तो जब ही बनेगा जब प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स हो और एक प्रॉपर क्लोजनेस हो उनमें। इसका मतलब सेकंड लेयर, थर्ड लेयर अगर चिपक भी रही हैं, तो दे विल बी थ्रू फिजिक्स ऑप्शन। तो केमिज ऑप्शन विल बी सिंगल लेयर एंड देयर आफ्टर द वट एवर लेयर्स विल बी देयर, दे विल बी ऑल फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के बाद में फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो सकता है, और यहां तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन अकर होंगी। लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, स्मॉल एनर्जी रिलीज्ड, कितनी, डेल्टा एच जो है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो -20 से 40 किलो जूल पर मोल। जबकि यहां हाई डेल्टा एच, कितना, हाई डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, पूरा ही लिखो ना, हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, माइनस होता है हमेशा, तो एनर्जी इज रिलीज्ड, हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो यू विल से दैट डेल्टा एच इन दिस केस वुड बी 80 से कितना, ये वैल्यू याद भी रखना है, 240 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल एड्सॉर्बेट अटैच होता है ऑन द गिवन सरफेस एड्सॉर्बेंट, तो दिस मच अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड आउट। सो दिस इज द केमिसॉर्प्शन, दिस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिफ्थ, पांचवा पॉइंट, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब हर गैस हर सॉलिड पर एड्सॉर्ब होगी, कम या ज्यादा थोड़ी बहुत तो होगी, और ये तो हाईली स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक क्यों, बॉन्ड ऐसी थोड़ी बनता है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब अगर ऑर्बिटल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे तो बॉन्ड बनेगा, उनकी एनर्जी प्रॉपर होगी तो बॉन्ड बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपरली क्रॉस कर पाएंगे तो बॉन्ड बनेगा। हीलियम नेवर शोज केमिसॉर्प्शन, बट हीलियम ऑलवेज शोज फिजिक्स ऑप्शन, ऑफ कोर्स टू ए स्मॉल अमाउंट। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन कहाँ किसी से बॉन्ड बनाते हैं, कहाँ कोई कंपाउंड बनाते हैं। केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल बॉन्ड बनना, कंपाउंड बन जाना तो नहीं बनाते। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई पूछे कि कौन से टाइप का एड्सॉर्प्शन शो करेंगे, यूजुअली कौन सा, फिजिक्स ऑप्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, फिक है, स्पेसिफिक, बिल्कुल। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इन जनरल एड्सॉर्प्शन मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्यों, नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी सरफेस पर कोई भी गैस आके थोड़ी बहुत तो अटैच होगी थ्रू द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। कौन सा एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो हर गैस हर सरफेस पर एड्सॉर्ब जरूर होगी, थोड़ी कम या ज्यादा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स, वी विल लर्न, वो भी पढ़ेंगे। एक दो पॉइंट्स और भी आएंगे, जरा यहां तक की बात नोट करो पहले, नोट इट डाउन। सिक्स्थ, अच्छा जैसे फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं,
तो एक्टिवेशन एनर्जी तो नील ही होती है, नील एक्टिवेशन एनर्जी, नील एक्टिवेशन एनर्जी, नील मतलब जीरो, नील एक्टिवेशन एनर्जी, नो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू क्रॉस। यहां हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, आप जानते हो एक बैरियर होता है, उसे क्रॉस करोगे देन ओनली रिएक्शन विल अकर। तो केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो जब भी बन पाते हैं, तो इसका मतलब यहां पर आप बोलोगे अकर्स एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर होता है, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिटैचमेंट हो जाता है, डिसॉर्प्शन हो जाता है, जबकि दिस अकर्स एट हाई टेम्परेचर, usually, generally, as energy is needed to cross activation energy, high activation energy. तो अच्छी खासी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन होनी है, बैरियर पार करना है, तो हाई टेम्परेचर इज नीडेड। तो जनरली ये लो टेम्परेचर पे होता है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, यहाँ काफ़ी लो होती है। तो गाइज ये कुछ पैरामीटर्स थे, दीज द कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसे हम फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, या केमिकल एड्सॉर्प्शन जिसे हम केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। नोट करें। And then comes thermodynamic parameters of adsorption. Thermodynamic parameters of adsorption, चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, फॉर बोथ फिजिसॉर्प्शन and chemisoption, enthalpy of adsorption is zero, entropy of adsorption is zero नहीं, negative, entropy of adsorption is also negative। in fact जरा देखना डेल्टा जी होता क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, फॉर्मूला जानते हो आप, गिब्स एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब जरा गैस के, आप तो जानते हो गैस की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में, और जनरली जो एड्सॉर्बेंट होते हैं, जनरली जो एड्सॉर्बेट होते हैं वो गैसेस होते हैं। तो जनरली गैस की एंथैल्पी जो होती है एड्सॉर्प्शन की, वो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन तो नेगेटिव ही है, क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं और बॉन्ड बनेंगे तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, तो ये नेगेटिव है। इवन एंट्रोपी, जब कोई मॉलिक्यूल आकर के सरफेस पर अटैच हो गया, उसका हिलना डुलना बंद हो गया, भागना दौड़ना बंद हो गया, रैंडमनेस घट गई, तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या टर्म हो गया, पॉजिटिव, तो इट हैज टू बी हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव एज नेगेटिव इज नीडेड फॉर एड्सॉर्प्शन टू अकर। अगर एड्सॉर्प्शन होना है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव, तो फिर अगर ये नेगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया, इस पॉजिटिव को ओवरकम करना है तो डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव। तो याद रखें, ऑल द थ्री टर्म्स आर नेगेटिव, ऑल थ्री थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स फॉर एड्सॉर्प्शन। कौन सा एड्सॉर्प्शन? दोनों ही एड्सॉर्प्शन। नोट करिए सब बात भी। नाउ बात करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर सॉलिड। सॉलिड क्या है? सरफेस प्रोवाइडर है, एड्सॉर्बेंट है, और गैसेस जो हैं वो सरफेस पर अटैच हो रही हैं, एड्सॉर्ब हो रही हैं, तो ये एड्सॉर्बेट हुआ। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ओवर सॉलिड सरफेस? तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग
adsorption of gases over solid surface. So what are the factors? Obviously it depends on nature of gas, it depends on nature of adsorbent, many factors, pressure, temperature and many other things. अब obvious सी बात है, in general whenever you talk about the adsorption generally means physical adsorption because chemical adsorption is highly specific. तो physical adsorption में तो हर गैस हर solid पर कम या ज़्यादा adsorb तो होगी physically. Because some van der Waals forces of attraction will always be applicable between the surface provider, surface and the gas molecules or gas atoms. So what are the factors? Number one, nature of gas. So first, nature of gas. और गैस कौन है यहाँ? एड्सॉर्बेट. जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती हैं, और कौन सी गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती हैं? जहां वॉन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं, जिनके मोलर मास ज्यादा होते हैं, जो आसानी से लिक्विफाई हों, दे एड्सॉर्ब टू द ग्रेटर एक्सटेंट ऑन द सरफेस देन कंपेयर टू द परमानेंट गैसेस. परमानेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो आसानी से एड्सॉर्ब नहीं होती, बहुत कम मात्रा में एड्सॉर्ब होती हैं. तो लिखो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस. कौन सी गैसेस होती है इजीली लिक्विफाइबल? विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर. क्या फॉर्मूला होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का? TC इज इक्वल टू 8A/27 RB. याद आया 11th क्लास में गैसेस स्टेट में, रियल गैस में. तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC इज इक्वल टू 8A/27 RB. अच्छा एक बात सुनो, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस वो होती है जिनका वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A काफी लार्ज होता है, और वॉन डर वाल्स A इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड to much greater extent than the permanent gases. What is the meaning of permanent gases? Permanent gases जैसे example helium, hydrogen, O2, N2, etc. These gases are permanent gases. क्यों बोलते हैं ना permanent gases? These are permanent gases because gases ही हैं, liquid में convert होते ही ना हैं. इसका मतलब in the wide range of the temperature they are in the gas form and they are very difficult to liquefy. In large range of temperature, these permanent gases are gas only and liquefy only when liquefy with great difficulty. Have very low TC. TC मतलब ऊपर बोला ना क्रिटिकल टेम्परेचर. भाई समझो, आसानी से लिक्विफाइबल गैसेस, बट जरा सा ठंडा करा लिक्विड बन गई, जैसे वाटर वेपर्स. आसानी से लिक्विफाइबल गैसेस कौन सी? जैसे H2O वेपर्स, जैसे मान लो आसानी से कन्वर्ट होने वाली अमोनिया, SO2 एक्सेट्रा. दीज आर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस. आसानी से लिक्विफाई हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाई TC और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. बट कुछ वेपर्स बड़ी मुश्किल से लिक्विफाई होती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन टाइप की. इनको बहुत लो वैल्यू ऑफ TC होती है, इसलिए इन्हें परमानेंट गैसेस कहते हैं. परमानेंट इसलिए बिकॉज इन द वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर दे रिमेन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस. तो इसका मतलब इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एड्सॉर्ब टू द ग्रेटर एक्सटेंट देन द परमानेंट गैसेस. दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. जो सॉलिड है,
सॉलिड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा। अच्छा, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं x अपॉन m, वेयर व्हाट इज x? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड एंड दिस इज m इज मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, या फिर पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट हाउ मच ऑफ द मास ऑफ द गैस इज एड्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू x अपॉन m, x इज मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अच्छा, यहीं पे एक बात ध्यान दो, सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ता है सरफेस एरिया? पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया लंप फॉर्म से काफी ज्यादा होता है। आप कोई लोहे का टुकड़ा लो, उसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर दो, इट विल हैव मच लार्जर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इफेक्टिवली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाते हैं। तो ये बात लिखेंगे यहाँ पर कि, और उनके सरफेस एरिया बढ़ने से बहुत सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, तो लिखेंगे इस बात को, पाउडर्ड फॉर्म एंड पोरस फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म एंड पोरस फॉर्म POROUS have high surface area। तो पाउडर्ड फॉर्म एंड पोरस फॉर्म हैव हाई सरफेस एरिया। यही कारण है कि पाउडर्ड मेटल्स और पोरस फॉर्म ऑफ द चारकोल दे आर, जिन्हें हम एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं ये क्लीन करने वाला हूं, आप जरा नोट करो इस पूरी बात को, नोट इट डाउन। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब होता है पाउडर्ड चारकोल, टू हैव द लार्जर सरफेस एरिया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया सॉलिड का होगा, सरफेस एरिया किस फॉर्म में ज्यादा होता है? पाउडर्ड फॉर्म में एंड इन पोरस फॉर्म में, एंड अकॉर्डिंगली एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी मोर। नोट करिए सब बात को। देयर आफ्टर वी टॉक अबाउट टेम्परेचर। थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर में इफेक्ट डिफरेंट होता है, इसे बोलते हैं टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर। गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखो और टेम्परेचर वेरी कराओ, तो देखो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऐसे, या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x अपॉन m वर्सेस टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर आइसोबार्स। कांस्टेंट प्रेशर पे बनाए हुए ग्राफ कहलाते हैं आइसोबार्स। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ बने जो बनते हैं उसे बोलते हैं आइसोथर्म्स। तो ये इस तरीके से होता है। दिस इज फॉर फिजिक्स ऑप्शन। ये हटाए थे नीचे, ये हो चुका है। ये हो चुका है। तो जैसे ये था फॉर फिजिक्स ऑप्शन, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर लगातार रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल डिक्रीज, मतलब डिसॉर्प्शन होता जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा, जबकि x अपॉन m मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ केमिसॉर्प्शन के लिए कैसा होगा? ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, क्यों? टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयर आफ्टर it decreases। तो in chemisoption on increase in temperature
extent of adsorption first increase to overcome activation energy and reaches maximum and then decreases। याद रखने वाली बात है। तो ये केमिस ऑप्शन के लिए ग्राफ था और ये फिजिक्स ऑप्शंस के लिए। फिजिक्स ऑप्शन में तो वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस हैं थ्रू विच द गैस मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द सॉलिड सरफेस। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फोर्सेस वीक बढ़ेंगे और डिटैचमेंट हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लगातार घटेगा। यहाँ नहीं, यहाँ तो आपको पता है केमिस ऑप्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। बॉन्ड बनना है तो इसका मतलब रिएक्शन होनी है और बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना होगा और एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करने के लिए यू विल हैव टू रेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, रीचेस मैक्सिमम। हाँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो बॉन्ड जो बने थे वो टूटने शुरू हो जाएंगे, तो बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड एब्जॉर्प्शन फर्दर डिक्रीजेस। सो गाइस, दिस इज द ग्राफ यू हैव टू रिमेंबर। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, इन ग्राफ्स को बोलते हैं हम आइसोबार्स, एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। ये भी एड्सॉर्प्शन आइसोबार। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सबसे इंपॉर्टेंट अब आने वाला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैस का प्रेशर अगर चेंज होगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे चेंज होगा, उसके लिए दो थ्योरीज हैं, एक तो फ्रेंडलिक और दूसरा लैंगमूर। यस, यू हर्ड इट राइट, लैंगूर नहीं, लैंगमूर। फ्रेंडलिक, लैंगमूर। क्या है फ्रेंडलिक, क्या है लैंगमूर, वी शैल टॉक। पहले ये वाली बात लिख लो और एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे अभी। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, विच हैज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन अ सॉलिड सरफेस। क्वेश्चन ये है कि विच हैज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन ए सॉलिड सरफेस। जैसे मान लो ये बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहे हैं, तो जैसे CO2 से ज्यादा मान लो O2 से ज्यादा H2। दूसरा ऑर्डर मान लो H2 से ज्यादा O2 से ज्यादा CO2। मान लो कुछ ऐसे बोल दें जैसे हीलियम से ज्यादा N2 से ज्यादा SO2। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, विच हैव और भी ले सकते हैं, जैसे D मान लो ऐसा ऑप्शंस दे दें, N2 से ज्यादा H2 से ज्यादा SO2। बताओ, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन सॉलिड सरफेस। जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। यही तो पढ़ा है आपने। Critical temperature is directly linked with the intermolecular forces of attraction. Van der Waals constant A is the direct measure of attractive forces. So accordingly, no, this is wrong order. H2 के intermolecular forces one of the weakest हैं। हाइड्रोजन और हीलियम तो बहुत ही वीक, A वैल्यू मिनिमम टाइप की होती है। O2 में intermolecular forces स्ट्रॉन्गर हैं, CO2 में और भी ज्यादा हैं। तो this is the right order. इंक्रीजिंग A है ये, तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन CO2 का ज्यादा होगा अंडर सिमिलर कंडीशंस। इनफैक्ट C इज ऑल्सो द राइट आंसर। हीलियम से ज्यादा N2 से ज्यादा SO2, मोलर मासेस बढ़ रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे तो TC भी बढ़ेगा, TC बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा ओवर द सॉलिड सरफेस। A और D नहीं होंगे, B एंड C आर द राइट आंसर। तो गाइज इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो। तो ये था एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इस बात को ध्यान देंगे। जैसे और एग्जांपल ले एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के, हीलियम से ज्यादा नियॉन,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इंक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो क्यों? अब बता तो दिया, मोलर मास ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ओवर द सॉलिड सरफेस अंडर सिमिलर कंडीशंस, कंपैरिजन अंडर सिमिलर कंडीशंस। और जैसे अभी मैंने बताया ही है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा मान लो O2 से ज़्यादा मान लो इस तरीके से CO2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हैं, इंक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। So like that you will say polar gases are adsorbed to the greater extent than compared to the non-polar gases for nearly same molar mass। ये सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपको। तो गाइज ये थे पॉइंट्स, नोट करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पर आएंगे फोर्थ, प्रेशर का प्रभाव। नोट इट डाउन। फोर्थ, प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव होगा? वी स्टडी इन, अच्छा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पैरामीटर कांस्टेंट रखना है, दूसरा वेरी करा सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसको हम पढ़ते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, इसकी दो थ्योरी हैं। एक फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन थ्योरी, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला प्रपोज किया। फ्रेंडलिक प्रपोज्ड एन empirical formula for extent of adsorption। कैसा फॉर्मूला? x upon m is equal to some constant k p की पावर 1 upon n। This is the formula, adsorption आइसोथर्म का फॉर्मूला है ये। तो ये x by m तो आप जानते ही हो, x by m इज नथिंग बट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। P इज द प्रेशर ऑफ गैस, K N कॉन्स्टेंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन the nature of adsorbent and adsorbate at given temperature। किसी गिवन टेम्परेचर पर फिर किसी पेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट के लिए K और N कांस्टेंट हैं। हर गैस के लिए, हर सॉलिड कॉम्बिनेशन के लिए K और N की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ये। हालांकि जो N है 1 upon n वेरीज फ्रॉम 0 to 1। मतलब कहने का ये है कि n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो ये 0 से 1 वेरी करती है। हालांकि प्रैक्टिकल्स में देखें तो इसकी वैल्यू NCERT खुद लिखता है कि रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.5, बट इट वेरीज थियोरेटिकली फ्रॉम 0 to 1। ग्राफिकली अगर देखें तो ग्राफ कुछ ऐसे बना सकते हैं, x upon m, और ये मान लो प्रेशर के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पर। सो दिस विल बी द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। दो अलग अलग टेम्परेचर की बात करें, अगर मान लो ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है यदि टेम्परेचर कम हो। अगर ये 250 केल्विन पर है तो हो सकता है ये 300 केल्विन पर हो। सो लाइक दैट इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। के टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटाने पर बढ़ रहा है। सेम प्रेशर पर टेम्परेचर घटा दिया तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ गया। So this is nothing but indicating the physical adsorption. So this portion of the graph indicates the physical adsorption.
देखो ये जो फॉर्मूले हैं दे अप्लाई फॉर फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन, हर टाइप के एड्सॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, बट जैसे ये ग्राफ इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट दिस पोर्शन अंडर दिस रेंज ऑफ द प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर इज इंडिकेटिंग द फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन को इंडिकेट करता है। गाइज ये वाली बात नोट करो। उसके बाद किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, के और एन की वैल्यूज हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। एट डिफरेंट प्रेशर्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और लॉग लेकर के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां से के और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट करो इस सब पूरी बात को, नोट इट डाउन। Experimental determination of Kn। भाई इक्वेशन क्या थी फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, x अपॉन m इज इक्वल टू k p पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस की पावर 1 अपॉन n। लॉग लो जरा, तो लॉग ऑफ x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1 अपॉन n लॉग ऑफ p। आप अगर ग्राफ प्लॉट करें लॉग ऑफ x अपॉन m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड लॉग p के साथ में विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ये y फंक्शन, ये x फंक्शन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज 1 अपॉन n एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट लॉग k। तो ग्राफ इस तरीके हो जाएगा। अच्छा n की वैल्यू 0 से 1 है तो पॉजिटिव है, तो स्लोप इज 1 upon n और intercept on vertical axis would be log k, like this, like this. So this intercept is log of k base 10 per and the slope is 1 upon n. So guys इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली हम log p की वैल्यू पता होती है, log p पता होता है, x upon m also we know it, how much of the mass of the sample is taken that we know, how much of the gas has been absorbed that we know। उसके बेसिस पर 2-3 पॉइंट्स आ जाते हैं, उनको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं, वहां से स्लोप निकाल लेते हैं, log k की वैल्यू इंटरसेप्ट से निकाल लेते हैं एंड दैट्स इट, यू गेट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ द k एंड n। ये बात याद रखने वाली है। अच्छा एक नोट और लिखेंगे, इतना ही है बस। जेई में अभी 2020 में भी क्वेश्चन आया, सिंपल यही आया कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज दिस मच एट ए गिवन प्रेशर दिस मच, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इफ n इज दिस मच। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला पता है ये वाला, तो दैट्स इट, क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। अंडरस्टूड द पॉइंट, नोट करके लिखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी में अच्छे से, मैंने कहा ना ये चैप्टर आपको कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, हम भी एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ा सा और इलस्ट्रेटिव बना रहे हैं ताकि आपको सारी बात बढ़िया समझ में आ जाए। तो क्या, तो लिखें द ड्रॉबैक ऑफ फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म is that it fails at high pressure, and holds good over a limited range of pressure। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मैंने कहा भी है इस तरह के चैप्टर्स में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी होती है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ें, साथ में एनसीईआरटी उसके बाद पढ़ें, और यदि कोई पॉइंट मिसिंग लगता है, कोई इंपॉर्टेंट जो हमने नहीं बताया तो मोस्टली तो हम बता देते हैं, बट डिट्टो कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली लैंग्वेज बाय लैंग्वेज और लाइन बाय लाइन, इतना टाइम भी नहीं होता। हमको यहाँ छपवाने थोड़ी बैठे हैं, लॉजिकली समझाने के लिए हैं, हम अवेलेबल हैं आपको। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एनसीईआरटी पढ़ें, और कोई पॉइंट रह गया है तो वो भी इन नोट्स में शामिल कर लें।
तो द ड्रॉबैक ऑफ द फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज दैट इट फेल्स एट अ हाई प्रेशर एंड होल्ड्स गुड। कैसे इस बात को देखो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्या इक्वेशन थी? x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n। इफ 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0 एट हाई प्रेशर पे ये होता है तो x बाई m क्या हो गया? p की पावर 0 बन गया 1। सो दिस इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट इंडिकेट्स व्हाट? इंडिकेट्स सैचुरेशन। इंडिकेट्स सैचुरेशन। इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो लीनियर बन जाना चाहिए लाइक दिस। x अपॉन m प्रेशर के साथ में ग्राफ इंक्रीजेज एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। मैक्सिमम हो गया ये। अब ऐसा तो है नहीं भाई गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओ मॉलिक्यूल आएंगे। मतलब ये सरफेस है, मान लो इस रूम में एयर का प्रेशर बढ़ा दिया तो मोर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड, और प्रेशर बढ़ा दिया, सेकंड लेयर थर्ड लेयर बन गई। एक लिमिट के बाद अब मॉलिक्यूल अटैच ना होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी लेयर घिर चुकी है और बहुत दूर है कोई O2 या N2 का मॉलिक्यूल और वहीं से आवाज लगा दे तो मेरा भी बॉन्ड बना दियो वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू। मैं हूं दूर हूं, जरा देख पा रहा हो क्या मुझे? ये जो सॉलिड की सरफेस साइड्स है ना, इससे बोल रहा होगा वो O2 मॉलिक्यूल मैं हूं थोड़ा दूर हूं, मेरा भी देख लेना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ऐसा थोड़ी होता है। देयर शुड बी अ क्लोज विसिनिटी फॉर इवन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टू एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस साइट एंड द गैस मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ता है, बट एक पॉइंट के बाद में इट रीचेज मैक्सिमम। उसके बाद प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डज नॉट इंक्रीज एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन इक्विलिब्रियम। गाइस नोट करें, ये एक मेन पॉइंट था। अच्छा, लो प्रेशर में इट इज वेरी वेल एप्लीकेबल, ये कह सकते हैं, यहीं पे लिख लो। इफ 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1, हमने कहा था ना 1 अपॉन n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 से 1 तक एट लो प्रेशर और ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। तो x बाई m कितना हो गया? बताओ कितना हो गया? k इंटू पी, लीनियर वेरिएशन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। तो लो प्रेशर रेंज में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, बट हाई प्रेशर में जाने के बाद इट बिकम्स ऑलमोस्ट सैचुरेटेड। इस ग्राफ में जो वैल्यूज n की आती हैं और k की आती हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द गैस थोड़े से डेविएशन शो करता है। इसलिए बोलते हैं हम कि फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हाई प्रेशर पे फेल होता है, बट इन ए सर्टेन लिमिटेड प्रेशर रेंज में इट इज वेरी वेल एप्लीकेबल। तो गाइज ये था एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ K एंड N एंड द लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। नोट करें। चलिए अब बात करेंगे हम लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पढ़ लिया। लैंगमुर साहब ने क्या बात कही? उन्होंने भी एक रिलेशन दिया एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड प्रेशर के टर्म्स में। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ रहे थे हम। लिखो हेडिंग। हालांकि ये लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज नॉट मेंशन्ड इन NCERT, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिखो लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। Langmuir gave the equation x upon m, ये आप जानते ही हो। x is the mass of the adsorbate gas adsorbed and m is the mass of the adsorbent, मतलब solid surface provider। तो this is extent of adsorption is equal to AP upon 1 plus BP। This is the relation where A and B are Langmuir constant। Where A and B are Langmuir constants। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है, if pressure is low, if pressure of gas is low, तो लो प्रेशर रेंज में ऑब्वियसली BP कैन बी इग्नोर्ड मच लेस देन 1। तो ऐसे में 1 प्लस BP को क्या मान सकते हैं हम? 1 मान सकते हैं। तो फिर क्या बोलोगे? x बाई m, BP को उड़ा दिया, इज इक्वल टू AP, और
x by m is directly proportional to pressure। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, तो प्रेशर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। बट एट हाई प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक पॉइंट पहुंचने के बाद इट विल रीच टू द सैचुरेशन पॉइंट, मतलब अब कितना भी प्रेशर बढ़ा लो एड्सॉर्प्शन विल नॉट इंक्रीज। दिस इज क्लियर फ्रॉम हियर। अगर प्रेशर हाई है तो ऑब्वियसली फिर बीपी विल बी मच ग्रेटर देन 1, तो ऐसे में 1 प्लस बीपी को यू कैन से इट इज इक्वल टू व्हाट, बीपी। तो फिर क्या इक्वेशन बन गई, x अपॉन m इज इक्वल टू AP अपॉन BP, P cancels out, A upon B which is a constant। saturation आ गया यहां पर, saturation point, saturation equilibrium। ग्राफिकली शो करें तो इट विल बी लाइक दिस, x by m versus pressure P। So graph would be straight line and thereafter it becomes saturated. So this is the saturated value. This is saturation equilibrium। ये है saturation equilibrium और ये Langmuir adsorption isotherm is based on kinetic theory of gases, based on KTG, kinetic theory of gases, जिसके बेसिस पर saturation equilibrium पर rate of adsorption एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बोथ बिकम इक्वल। तो एट सैचुरेशन पॉइंट्स लिखेंगे इस बात को। पहले ये वाली बात नोट करो, क्या उन्होंने पोस्टुलेट लिखे वो हम बात करेंगे। दो मेन पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है कि देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन एंड द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन एट सैचुरेशन इक्विलिब्रियम। और दूसरा, चूंकि आइडियल बिहेवियर ले रहे हैं गैसेस का, केटीजी मतलब आइडियल बिहेवियर। So a molecule, gas molecule, when it is going to adsorb on a site, surface site, solid site, तो it does not depend कि बाजू वाली साइड खाली है या occupied है। क्यों? Because there are no intermolecular forces between the molecules। ये बात लिखो तो मैं पॉइंट्स लिखूं पहले, हालांकि इक्वेशन तो यही काम की है। नोट इट डाउन। जेई मेन में क्वेश्चन इस पे शायद ना भी आए, क्योंकि जेई मेन ने लैंगमूर की जगह फ्रेंडलिक को मेंशन किया है अच्छे से। तो 2020 में भी एक जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसकी इक्वेशन पर बेस्ड है और आसान क्वेश्चन। इसमें मुश्किल क्वेश्चन का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बस पता हो आपको कि ऐसा होता है एंड दैट्स इट। तो लैंगमूर के क्या पॉइंट्स हैं एक बार लिखेंगे यहां पर। There exists a dynamic equilibrium at saturation point। क्या? Rate of adsorption is equal to rate of desorption। और दूसरा पॉइंट कि since the behavior of the gas is ideal, a molecule which is going to adsorb on the surface site, solid site, does not depend whether the nearby site is occupied or vacant। Since behavior of gas molecules, atoms is ideal, the adsorption of gas molecule on surface site does not depend on whether the nearby site is vacant or occupied। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। आइडियल बिहेवियर होने की वजह से, अब मान लो देखो जैसे क्या है, सरफेस साइट्स का मतलब समझ लो ये सॉरी पानी। मान लो ये मेरी हथेली, ये सॉलिड सरफेस है, इस पर कोई गैस मॉलिक्यूल अटैच होने वाले हैं।
सरफेस साइड्स का मतलब मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। जनरली हम एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इन जनरल वी टॉक अबाउट द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। हाउएवर दिस इज एप्लीकेबल फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन ऑल्सो। सरफेस साइड्स होंगे तो मान लो कोई मॉलिक्यूल सरफेस साइड पर अटैच होने वाला है, तो सरफेस साइड्स, सो मेनी सरफेस साइड्स, बिलियंस ऑफ बिलियन सरफेस साइड्स आर प्रेजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस। मॉलिक्यूल अटैच होगा, एक मॉलिक्यूल अटैच होने वाला है खाली साइड पर, तो वो अटैच होने वाला है तो वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बाजू वाली साइड खाली है या उस पर भी मॉलिक्यूल ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल आगे चिपका, ऑलरेडी बाजू में मॉलिक्यूल हुआ, तो वी आर assuming that this is ideal behavior, KTG is followed, so no intermolecular forces of attraction or repulsion between the molecules. So adsorption of the gas molecule over the solid surface does not depend whether the site is vacant or occupied. So this was the point you are supposed to remember, and this is the equation जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो guys ये थे adsorption। इसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एड्जॉर्प्शन हमने पढ़ा है फ्रेंडलिक एंड लैंगमूर, ये हमने गैस ओवर सॉलिड पढ़ा है, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर एड्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज आल्सो। तो लिखो एज ए नोट, इसको लिख लेंगे पूरा। तो लिखो ये जो हमने लैंगमूर और पढ़े हैं तो इस बात को लिख दें कि फ्रेंडलिक एंड लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मतलब जो इक्वेशंस हैं आर वैलिड फॉर एड्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। हाँ, बस इक्वेशन क्या होगी, फ्रेंडलिक क्या हो जाएगा, फ्रेंडलिक क्या बन जाएगा, फ्रेंडलिक इक्वेशन x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या था वो, के पी। पार्शियल प्रेशर नहीं है सॉल्यूशन के केस में, इट इज नॉट द पार्शियल प्रेशर, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1/n, वेयर kn तो कांस्टेंट है, वही c इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लैंगमूर भैया क्या बोल रहे हैं, लैंगमूर साहब कह रहे हैं कि नहीं, x/m जो फॉर्मूला है दिस इज A, P की जगह कंसेंट्रेशन तो एक AC/1 प्लस BC, where C is the concentration, molar concentration of solution। जैसे ये जो सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन है इसका बहुत कॉमन एग्जांपल जैसे वो था ना मिथाइलिन ब्लू, डाई adsorbed on activated और मान लो एक्टिवेटेड चारकोल बोल दो या मान लो एनिमल चारकोल बोल दो, एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल पर चारकोल आपने थोड़ा डाल दिया, वो सॉलिड है, और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन फेज में है, घुला हुआ है, तो ये सॉल्यूशन फेज का एड्जॉर्प्शन हुआ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल है ये। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिथाइलिन ब्लू वाला एग्जांपल जो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, इट अकर्स इन द वेरी स्पेसिफिक केसेस, जैसे हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन, एथिलीन का या एल्कीन एल्काइन का एड्जॉर्प्शन ओवर द पाउडर्ड प्लेटिनम और रोडियम और निकल, ताकि वो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन वाली रिएक्शंस, इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो कैटालिसिस इज आल्सो बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट यू कैन रिमेंबर। बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, रीड एनसीईआरटी कंपल्सरीली। मैं हर बात नहीं लिखवा सकता यहाँ, समझाने के लिए हूँ मैं यहाँ पर कि लॉजिकली क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन।
जैसे एक एड्सॉर्प्शन टू क्रिएट वैक्यूम। आप जानते हो वैक्यूम मतलब एयर O2 N2 के मॉलिक्यूल्स, हवा थोड़ी बहुत है। वैसे तो वैक्यूम पंप लगा दो, वैक्यूम पंप जो है मोस्ट ऑफ द एयर को बाहर फेंक देगा, पर कुछ O2 N2 मॉलिक्यूल्स तो रह ही जाएंगे। तो क्या करो, एक्टिवेटेड चारकोल मिला दो। एक्टिवेटेड चारकोल उन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड वेरी हाई वैक्यूम कैन बी जनरेटेड। तो एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू क्रिएट वैक्यूम। के अलावा जैसे मान लो अनदर एग्जांपल, डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफायर्स। डीह्यूमिडिफायर्स मतलब मॉइस्चर अब्सॉर्ब करना है, तो सिलिका जेल इज यूज्ड। सिलिका जेल एब्सॉर्ब मॉइस्चर। साथ ही मान लो जैसे और एग्जांपल में गैस मास्क में, इन गैस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल is used to absorb poisonous gases like hydrocarbon, methane, carbon monoxide, SO2 etc. गैस मास्क कहाँ यूज़ करते हैं आप जानते हो, जैसे मान लो माइनिंग करने के लिए लेबर जाती है, कोयले की खदानें हैं, खदानें मतलब माइंस, तो ये किसी और की माइंस हैं, कोयले की माइंस हैं, लोगों को अंदर ज़मीन के अंदर जाके काम करना पड़ता है। और जब एक्सकेवेशन चलता है, माइनिंग चल रही होती है, खुदाई चल रही होती है, तो ऑब्वियसली पॉइजनस गैसेज ऑल्सो विल कम आउट। तो मास्क लगा के जाते हैं। तो मास्क में क्या होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं, तो वो जो आप सांस ले रहे हो उसके अंदर जो पॉइजनस गैसेज हैं CH4, CO एंड SO2, दे आर मोस्टली एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, और आपके लंग्स तक जो जाए वो एयर जाए फिर प्रॉपरली O2 N2। हालांकि कितना भी मास्क यूज़ कर लो, थोड़ी बहुत पॉइजनस गैसेस तो जाती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स वर्किंग इन माइनिंग साइट्स और द प्लेसेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट फॉर एक्सकेवेशन ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स। तो ये थोड़े डिसएडवांटेज तो होते ही हैं। इसलिए इंजीनियरिंग ब्रांच में कई बार स्टूडेंट्स कोर माइनिंग में काम करने में थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहते हैं, कि कितना भी आप रिसर्च करने वाले हों, पर फिर भी बीच बीच में आपको जाना तो पड़ता ही है। कंप्यूटर साइंस इज अ वाइट कलर जॉब, फर्स्ट क्लास। खैर, तो एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस लाइक CH4, CO। क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। और चलो ऊपर, थर्ड, इन क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ चुके हो मेटलर्जी में, एल्यूमिना जेल Al2O3 इज यूज्ड। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में Al2O3 मिला लेते हैं एंड द टू कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। फोर्थ, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेथड आप जानते हो, पाइन ऑयल एड्सॉर्ब सल्फाइड ओर एंड फॉर्म फ्रोथ। तो पाइन ऑयल जो होता है, चीड़ का तेल बोलते हैं इसको, ये एड्सॉर्ब कर लेता है सल्फाइड ओर और फ्रोथ बना करके अलग ऊपर झाग बन के आ जाता है, लोअर डेंसिटी, जिसको सेपरेट आउट करके हम इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज करते हैं, यूज्ड इन सिलिका जेल यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। Petroleum refining. So these are the methods which are common. Heterogeneous catalysis, ये 4 था, 5, 6, 7. In heterogeneous catalysis आप जानते ही हो, पाउडर्ड nickel, platinum, rhodium, etc. are used for hydrogenation of alkenes in
हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी आएगा। तो दीज आर द एप्लीकेशंस, नोट करें। एड्सॉर्प्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो गाइज ये हुआ एड्सॉर्प्शन। अब बात आती है, चैप्टर के 3 पार्ट थे, एड्सॉर्प्शन, कोलॉइडल एंड कैटालिसिस। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट, व्हाट, कोलॉइड्स। तो हेडिंग लिखो कोलॉइड्स, ये पूरी बात पर नोट कर लो। थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा थ्योरी यहाँ नहीं लिख सकते, टाइम का भी एक कंस्ट्रेंट थोड़ा सा तो होता है। एनसीईआरटी पढ़ें बट लॉजिकल पॉइंट सारे सीखेंगे यहाँ पर, और एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट यू हैव टू राइट कोलॉइड्स। अच्छा, कोलॉइड्स क्या है? ये काइंड ऑफ स्टेट है। वैसे तो हम कोई चीज़ पानी में घोलते हैं या किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं तो 3 तरह की चीज़ें बन जाती हैं, सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन। तो एक तरीके से अब मान लो 3 तरह की स्पीशीज हो गई, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स। ट्रू सॉल्यूशन मतलब इट इज होमोजीनियस एंड इन विच पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट जो आपने घोला वो कंप्लीटली घुल गया, सो दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन मतलब जैसे ट्रू सॉल्यूशन मतलब जैसे सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन, इनके लिए सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। सस्पेंशन मतलब जैसे डस्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, डस्ट डाल दी तो डस्ट कुछ तो घुल गई और बाकी वो सेटल्ड हुई भी है। कोलॉइड्स जैसे बटर, जैसे मिल्क, जैसे पेंट्स एटसेट्रा। तो अंतर क्या है? ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हैं उनका साइज काफी स्मॉल है एंड दे आर नॉट विजिबल टू अस, एंड दिस इज अ परफेक्टली सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो होमोजीनियस होते हैं। ये सॉल्यूशन शब्द होमोजीनियस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस है, इवन कोलॉइड्स भी हेट्रोजीनियस हैं। तो ये होमोजीनियस और ये दोनों हेट्रोजीनियस। पार्टिकल का साइज रिलेटिवली लार्जर होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज इवन द नेकेड आइज वी कैन सी, जैसे डस्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, या फिर खांसी की दवाई होती है तो कई बार रात को वो नीचे गाढ़ा हो जाता है इकट्ठा, सुबह को खांसी की दवाई पीनी है तो शेक करते हैं उसको ताकि वो यूनिफॉर्म हो जाए, सस्पेंड हो गई, वो नीचे सस्पेंड हो गई अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये इस तरीके से बात करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, शुरू करते हैं। सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन ये सब हो गए। कोलॉइड्स का साइज ऑफ कोलॉइड इज इन बिटवीन size of particles in true solution and suspension. ये एक रेंज होती है। क्या रेंज होती है वो यहां पर बात करेंगे। जैसे ट्रू सॉल्यूशन, जैसे कोलॉइड्स, जैसे सस्पेंशन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज डिफरेंस? साइज 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम साइज, पार्टिकल साइज। यहां पर 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम पार्टिकल साइज, और यहां ग्रेटर देन 10 to the power 4 एंगस्ट्रॉम। लार्जर पार्टिकल्स हैं। तो साइज ऑफ द पार्टिकल इज लाइक दैट, इनविजिबल, इनविजिबल बाय द नेकेड आइज, विजिबल, इतना लार्ज साइज है कि आंखों से भी देख सकते हो। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस।
डज नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी, settles under centrifuge, मतलब अपने आप सेटल नहीं होता ग्रेविटी में, पर सेंट्रीफ्यूज मतलब सेंट्रीफ्यूज क्या होता है बताता हूं मैं। व्रिलिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं एंड सेटल्स ऑन इट्स ओन अंडर ग्रेविटी। सेटल्स अंडर ग्रेविटी। एक और प्रॉपर्टी भी है, वो भी नोट कर ही लें, जगह देखूँ आ जाएगा क्या, कटेगा तो नहीं हो जाएगा। डज नॉट स्कैटर लाइट, scattering of light is called this is one of the major property of colloids. So does not scatter light, scatters light, does not scatter, light because of the lack of Brownian movement। Brownian movement भी क्या है, तो these are some of the properties, कभी कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहीं पर बात करते हैं व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगल मोशन आप समझते हो, जैसे कई बार मिल्क होता है, मिल्क में से अगर बटर निकालना हो और बटर मिल्क अलग करना हो, छाछ जिसे बोलते हैं, पीते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो क्या करते हैं आप उस मिल्क को, वो रई होती है, उससे घुमाते हो, व्रिलिंग मोशन प्रोवाइड करते हो, तो उससे सटासट यूं करते हो, तो वो बहुत तेजी से मूव करता है, तो उससे जो एक सॉल्यूशन बना हुआ होता है मिल्क का, मिल्क इज नथिंग बट हैविंग द वाटर और एंड अनदर सब्सटेंस लिक्विड फैट। तो लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर होता है। यहीं पे एक दो शब्द भी इस्तेमाल करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, अभी आएंगे वो कॉलॉइड्स के लिए, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, डीपी एंड डीएम। अब वो अभी आएंगे, रुक जाओ। तो व्रिलिंग मोशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे दूध में से फैट अलग करना हो, लिक्विड फैट अलग करना हो और छाछ अलग करनी हो, जैसे बटर मिल्क बोलते हैं हम, तो वो आप व्रिलिंग मोशन प्रोवाइड करते हो। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी जो ज़्यादा डेंसिटी वाला सब्सटेंस है वो नीचे आ जाता है और कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस ऊपर आ जाता है। लिक्विड फैट ऊपर आ जाता है तो लिक्विड फैट की डेंसिटी कम है और बटर मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज में सेटल डाउन हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ये तो रखे ही अलग अलग हो जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये अलग अलग होते ही नहीं, चाहे आप सेंट्रीफ्यूज प्रोवाइड करो चाहे आप ग्रेविटी के अंदर भी रखो। नो डज नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी, कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटेड आउट। तो गाइज ये था, चलिए हमने स्टार्ट कर दिया कॉलॉइड्स को और बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।